हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे हैं हम। तो आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ग्राफ हमने बनाया था एक आलेख इस तरह से, ठीक है, और एक इस तरह से भी बनेगा। एक ग्राफ आपका इस तरह से भी बनेगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से ये यहाँ पे हमने रखी थी कंसंट्रेशन, सांद्रता, और यहाँ पे रखा था टाइम। आपको ये बताना है कि कौन सा रिएक्टेंट के लिए है, अभिकारक के लिए, और कौन सा प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो आप बता दोगे कि ये वाला रिएक्टेंट के लिए और ये वाला प्रोडक्ट के लिए। तो मुझसे काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये ग्राफ बनाते हैं तो बनाते कैसे हैं। तो देखो, ये आपकी सपोज़ की रिएक्शन है कि ए और बी, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो आपको इसकी कंसंट्रेशन मेज़र करनी है टाइम पे। तो मुझे ये बताओ कि जब रिएक्शन चलेगी तो टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी या बढ़ेगी। तो आपको पता लग जाएगा क्या होगा कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी समय के साथ वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये तो कम होता जाएगा। तो हमको ये निकालना है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी कम हुई है। हर रिएक्शन के लिए बराबर तो होगा नहीं, किसी की रेट ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। अगर रेट ज़्यादा है तो एकदम से कंसंट्रेशन नीचे गिरेगी, ठीक है। तो हमको ये पता करना है। तो हम कैसे पता करते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो हमको 5 मिनट के बाद अगर सैंपल लेना है तो इस तरह से एक जो रिएक्शन होती है, अगर सपोज़ हम उसको एक ऐसे कॉनिकल फ्लास्क में उस रिएक्शन को हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका रिएक्शन मिक्सचर है जहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एक पिपेट लेते हैं, ठीक है। पिपेट इस तरह से होती है आपकी। पिपेट से इसमें से 5 ml सक कर लेंगे या 10 ml जो भी होगा वो ऊपर ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन की मेथड से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको टाइट्रेशन पता है, नहीं पता है तो आप ये समझ लो टाइट्रेशन क्या होता है। इससे कंसंट्रेशन मेजर करने की एक मेथड है, ठीक है। एसिड और बेस टाइट्रेशन आपको पता होगा, इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन होती है, रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है। तो इस तरह से हम टाइट्रेशन कर लेंगे और उसकी कंसंट्रेशन को निकाल लेंगे, ठीक है। तो सपोज़ मान के चलो हमने यहाँ टाइम लगा, तो यहाँ 5 मिनट के 0 पे तो उसकी कंसंट्रेशन को हम जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन होगी वो मानेंगे। तो ये स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है। 5 मिनट के बाद ये 10, ऐसे हमने बीच में इसके इतनी रखी, 5, 10, 15, 20। सपोज़ करो कि हमने उसकी कंसंट्रेशन 5 मिनट बाद ली। अब हम जब उसको 5 मिनट बाद निकालेंगे तो क्या रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी? रिएक्शन तो चलती रहेगी। तो हमको तो सिर्फ 5 मिनट के बाद देनी है, लेकिन वो टाइम तो चल रहा है। तो हमको क्या करना होता है कि जैसे ही हम पीपेट इसको करते हैं तो वैसे ही हमको क्या करना पड़ता है, हम इसको दूसरे जो फ्लास्क में डालते हैं तो हमको रिएक्शन को स्टॉप करना होता है, ठीक है। अगर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी तो वो रिएक्शन तो चल रही है। तो हम स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे बर्फ़ रखी होती है और बर्फ़ के अंदर इसको रख देते हैं ताकि रिएक्शन स्टॉप हो जाए, ठीक है। ठंडा कर देते हैं इसको, या इसके अंदर ही बर्फ़ डाल देते हैं कई बार, ठीक है। तो वो तो बर्फ़ डालने का तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो उससे पानी जो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो हम इसको बर्फ़ में रख देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद हम इसकी टाइट्रेशन करके देखते हैं। जैसे मान के चलो, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट कोई आपकी बेस है तो हम क्या करेंगे, उसकी एसिड से टाइट्रेशन कर देंगे, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे नीचे NaOH है तो हम उसकी एसिड से टाइट्रेशन कर देंगे, ऑक्जेलिक एसिड ले लो, ठीक है। और इंडिकेटर क्या करेंगे, फिनोल्फ्थेलीन ले लेंगे। तो इस तरह से हमको कंसंट्रेशन पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये बस हम प्लॉट करते जाएंगे इसी तरह से। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। सिमिलरली प्रोडक्ट का भी ऐसे ही ग्राफ बनता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, रिएक्टेंट अगर मान के चलो इधर से आ रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉरी ये गलत है ये। तो प्रोडक्ट का ग्राफ इस तरह से आपका प्रोडक्ट का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब प्रैक्टिकल में आपको, अगर काइनेटिक्स का प्रैक्टिकल होगा तो आपको ऐसे ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अभी जो हमारा आज का टॉपिक है, वो आज का टॉपिक क्या है, हमको पढ़ना है फैक्टर्स पढ़ने हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमको ऐसे कारक पढ़ने हैं जो रिएक्शन की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, तो एक एक करके हम सारे देखेंगे।
वैसे हमको जो फैक्टर्स हैं ये कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कुछ हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो हमको एक ब्रीफ में सबको देखना है। हमको नाम याद होने चाहिए। अगर सपोज़ आपको सब्जेक्टिव किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब आपको एक बड़ा आंसर लिखने के लिए आया, तो आपको फैक्टर्स के नाम पता होने चाहिए और एक एक एग्जाम्पल सबका पता होना चाहिए। तो पहला जो फैक्टर है आपका, तो वो हम देखेंगे। पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो जो अभिकारक हैं उनकी प्रकृति कैसी है वो हम देखेंगे। तो देखो ये दो रिएक्शन मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है आपका और ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। स्टेट में मेंशन कर देता हूँ, ये भी गैस, ये भी गैस, ठीक है। इस पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो ये 2CO2 यहाँ पे। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये फास्ट होगी और ये वाली जो रिएक्शन है वो स्लो होगी। तो ऐसा क्यों होगा? तो ध्यान रखना कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब रिएक्शन में क्या होते हैं, बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं, तो इसके कारण हर रिएक्शन का जो रेट होता है वो समान नहीं होता। यहाँ पे ये फास्ट है तो इसके बॉन्ड जल्दी टूट रहे हैं, वीक बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर ये स्लो है तो इसके बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है। क्योंकि कभी कोई बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बनेगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आप ये वाला एग्जांपल दे सकते हो, ये फास्ट है, ये स्लो है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड के कारण, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होती है, इसलिए अलग अलग एनर्जी का अमाउंट लगता है और इसलिए रेट अलग अलग होते हैं। तो पहला तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्या होगा, कंसंट्रेशन। तो ये तो बड़ा सिंपल है, आपको भी पता होगा कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा रेट होगा। और अभी कंसंट्रेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन को हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये अलग अलग आएगा, तो इस तरह से पढ़ते जाएंगे। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे, तो वो है हमारा टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं तापमान। तो टेम्परेचर आपको कैसे, देखो क्या होता है कि जब रिएक्टेंट होते हैं, ये दो रिएक्टेंट हैं, तो ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन तब करेंगे जब ये दोनों मिलेंगे। तो ये मिलेंगे कब, जब इनके पास वेलोसिटी होगी, जब इनके पास गति होगी, स्पीड होगी। तो गति कब होगी इनके पास, गति तो तब होगी जब इनके एनर्जी होगी, और टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये ग्राफ देखो इस तरह से कुछ होता है ग्राफ, मतलब ये टेम्परेचर है और ये रेट है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एक टेम्परेचर हम बढ़ाते गए जा रहे हैं तो रेट बढ़ता जा रहा है, पर एक स्टेज आएगी जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट है। ऐसा जो आम तौर पे ऐसा देखते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अगला जो फैक्टर है हमने 3 देख लिए हैं। एक तो हमने देखा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा हमने देखा कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, और टेम्परेचर भी देखा, तापमान। चौथा जो है हमारा कैटलिस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। कैटलिस्ट ध्यान रखना, कैटलिस्ट क्या करते हैं, ए और बी। तो एक तो रिएक्शन होगी आपकी विदाउट कैटलिस्ट। तो विदाउट कैटलिस्ट जब होगी ना, तो विदाउट कैटलिस्ट मान के चलो कि ये इसके हमने 10 मोल लिए थे, तो इसके हमको मतलब इसके हमको मिल जाते हैं सपोज 5। बहुत रफ एग्जांपल है, बिल्कुल एग्जांपल है, ठीक है। कोई इसमें कोई वो रिसर्च नहीं है, जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये 10 मोल है, 5 मोल है। अब आपने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करी, तो जब आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करोगे तो भी इसका अमाउंट जो होगा वो चेंज नहीं होगा, ये आप ध्यान रख लो। कैटलिस्ट क्या करता है, अगर ये रिएक्शन पहले 10 मिनट में हो रही थी तो अब ये 2 मिनट में हो जाएगी। पहले रिएक्शन अगर 10 मिनट में हो रही थी तो अब कितने मिनट में हो जाएगी, 2 मिनट में हो जाएगी। तो जो कैटलिस्ट होता है, जो उत्प्रेरक होता है, वो क्या करता है, कैटलिस्ट सिर्फ रेट को चेंज करता है और किसी को चेंज नहीं करता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया। अब तुम्हारा जो है 5वां जो आ गया आपका, 5वां फैक्टर देखें। कैटलिस्ट के एग्जांपल हैं
आप देखना डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, तो ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। एक ये रिएक्शन है आपकी हेबर्स प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हेबर्स प्रोसेस में डी ब्लॉक के काफ़ी एलिमेंट कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होते हैं। मोस्ट कॉमन है आयरन, आयरन यूज़ होता है। ठीक है, तो ये भी है। ओके, तो अगला फैक्टर जो हमारा वो है लाइट। तो ये हमारा 5th फैक्टर है लाइट। लाइट के तो बहुत एग्जांपल हैं। तो देखो ये जैसे कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि ये, तो ये इसमें जो लाइट होती है वो कैटलिस्ट के रूप में काम करती है। ध्यान रखना, लाइट मतलब ऐसे लाइट एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे स्ट्राइक होती है, मतलब इसे उसको डाला जाता है रिएक्शन के ऊपर। तो एच न्यू अलग है, और आप जब ऐसे साइन बनाते हो तो वो का उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट करना अलग है, लाइट देना अलग है। जो ये लाइट से ये जैसे रिएक्शन है तो ये लाइट से प्रभावित होती है। एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा, लाइट की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो दिस इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ। आप अगर घर में अभी कोई भी खांसी की दवाई होगी या कोई दूसरी मेडिसिन होगी, आप उसको चेक करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि अवॉइड एक्सपोजर टू सनलाइट। इसको डार्क में रखें, सनलाइट से बचाएं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसी रिएक्शन हो सकती हैं। कब? जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो उनके अंदर ऐसी रिएक्शन हो सकती हैं जिससे वो दवाई ख़राब हो जाएगी। ठीक है, फिर वो नुकसान भी कर सकती है, तो इसलिए वो लिखा होता है। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस भी क्या है? एक फोटोकेमिकल रिएक्शन ही है, और क्या नाम ही उसका फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 का यूज़ करते हैं और H2O का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के कारण ही जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप सोचो कि अगर हमारी बॉडी में भी कोई ऐसा पिगमेंट होता कि हम क्या करते हैं, हम अभी ऑक्सीजन सांस लेते हैं ना, तो पानी तो हम पीते ही हैं। तो अगर हमारी बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम होता कि हम धूप में जाते और CO2 लेते और हमारी बॉडी में भी खाना अपने आप बन जाता। ठीक है, तो जस्ट थिंक अबाउट दिस। हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसा पिगमेंट होता तो ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी खाना तो नहीं बनाती, पर सनलाइट की मदद से हमारी बॉडी एक पिगमेंट ज़रूर बनाती है, विटामिन ज़रूर बनाती है। हमारी बॉडी में आपने पता होगा कि विटामिन डी, तो सब हमको कहते हैं कि विटामिन डी जो है सनलाइट में जाओगे तो विटामिन डी मिल जाएगा। तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में पहले से ही विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। तो जो कैल्सीफेरॉल है आपका, तो वो बनता कैसे है? वो बनता ऐसे है कि हमारी बॉडी में पहले से ही कैल्सीफेरॉल बनाने के लिए केमिकल्स होते हैं, लेकिन वो केमिकल रिएक्ट कब करते हैं? जब उनके ऊपर सनलाइट होती है। तो सनलाइट जब पड़ती है तो वो जो दोनों जो केमिकल हैं वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद वो विटामिन डी बनाते हैं। तो सनलाइट जब जाओगे तो हमको ये कैल्सीफेरॉल हमारी बॉडी में अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो ये विटामिन डी हो गया। ओके, तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हुए? लाइट के एग्जाम्पल हुए। तो और भी एग्जाम्पल्स हैं लाइट के। तो लाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन बहुत बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री की। अगर आप MSc करेंगे तो आपको पूरा एक पेपर होता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ने के लिए। तो बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक है, तो ये बहुत स्टडी होती है इसकी। अनफॉर्चुनेटली हम इस चैप्टर में फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बता दिया आपको। एक एग्जांपल, तो अगला जो फैक्टर है हमारा वो देखते हैं, उसको कहते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जो अभिकारक हैं उनका सरफेस एरिया। तो इसमें देखो क्या होता है कि रिएक्टेंट, इसका मतलब देखो आप अगर ये ऐसे ऐसे बड़ी बॉल्स हैं आपकी,
तो आप इसमें देखोगे कि ये जैसे ये बॉल से यहाँ पे गैप बच रही है, स्पेस छूट रही है। अगर यही पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते तो ये गैप कम रहती, ठीक है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता, ठीक है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा उनको जगह मिल जाती रिएक्शन करने के लिए। तो जितने पार्टिकल छोटे होंगे, जितने पार्टिकल छोटे होंगे, स्मॉल दी पार्टिकल साइज सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा तो रिएक्शन भी उतना ही अच्छी होगी। तो ये रिएक्टेंट के लिए बात बोली ना मैंने, ये कैटलिस्ट के लिए भी। कैटलिस्ट क्या होते हैं, आम तौर पे कैटलिस्ट क्या होते हैं, सॉलिड। ये बात वहीं लागू होगी जहाँ पे अभिकारक या रिएक्टेंट आपका सॉलिड है, ठीक है, गैस वाली में नहीं होगी। तो सॉलिड, अगर कैटलिस्ट तो सॉलिड ही हैं, तो उनमें भी अगर उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक पॉइंट और हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो है हमारा प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है, ये हम जो यूनिट पढ़ेंगे हम साम्यावस्था, रासायनिक साम्य पढ़ेंगे, रासायनिक साम्य, तो जिसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैं आपको इसका पूरा बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल जब हम पढ़ते हैं तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, ऐसे गैशियस रिएक्शन होती हैं जिनमें कि अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 1 और 3 4, और यहाँ पे कितना है 2। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो जहाँ पे ये दोनों अलग अलग होते हैं वहीं पे प्रेशर का असर दिखता है, ठीक है। तो जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद एक है सॉल्वेंट, आखिरी जो हमारा है 8th वाला पॉइंट, वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम कहते हैं विलायक। तो सॉल्वेंट में क्या होता है, जैसे कि एक ये रिएक्शन है ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे कि कोई CH4 की रिएक्शन हो रही है, ये वाली रिएक्शन लिखते हैं CH3, इसको यहाँ देखते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है जिसमें CH4 है, तो CH4 आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में डिज़ोल्व होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व होते हैं। तो यहाँ डिज़ोल्व होने का मतलब कि वो उस मीडियम में अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ट्रैवल कर सकते हैं तो जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में अच्छे से मिल सकते हैं, और मिल सकेंगे तो रिएक्टेंट अच्छी होगी, रिएक्शन अच्छी होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी उनमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अच्छे काम करेंगे, जैसे कि ईथर, बेंजीन, ये अच्छे सॉल्वेंट हैं, ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। जैसे बहुत सी प्रिपरेशन होती हैं ऑर्गेनिक की, जैसे आप ये कंपाउंड, आप एक ये जैसे कंपाउंड होता है ये वाला पिक्रिक एसिड, तो इसको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये जब बनता है तो इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर सपोज़ कोई आयनिक रिएक्शन है, जैसे कि जिसमें NaCl इन्वॉल्व है, तो NaCl अगर इन्वॉल्व है तो हम वहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट लेंगे, पोलर। और यहाँ पे कौन सा लिया, नॉन पोलर। नॉन पोलर और पोलर में आपको फ़र्क बता देता हूँ। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे H2O है आपका, तो जैसे आपका ये H2O है तो ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की बराबर बराबर शेयरिंग हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच लेता है। तो ज़्यादा खींच लेता है तो यहाँ आ जाता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये इसको कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। 2 पोल बन गए, HCl इज़ अ पोलर कंपाउंड, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन जो बेंजीन है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं होता, तो वो क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो बेंजीन इज़ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक नॉन पोलर विलायक है, ठीक है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये है, ठीक।
तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। तो एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति, ठीक है। दूसरा हमने देखा था कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो सांद्रता, ठीक। उसके बाद हमने तीसरा देखा था टेम्परेचर या तापमान। फोर्थ हमने देखा था कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने फिफ्थ देखा था सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमने सिक्स्थ देखा लाइट, सेवेंथ हमने देखा दाब मतलब प्रेशर, और उसके बाद जो आखिरी में हमने देखा, तो हमने क्या देखा, आखिरी में हमने देखा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये सब हमने देखे, ठीक। तो ये हमको पढ़ना है, इसको हमको रिमेंबर रखना है, याद रखना है एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो अगले लेसन में जो अब हम पढ़ेंगे वो लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ कैसे लिखता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।